हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस मैंने कितने अटैम्प्ट करे। और इससे पहले मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं रिलेटिव के घर पे था, तो वहाँ पे बच्चे भी थे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये है मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस। और मेरा कल थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। और एग्ज़ाम की जो सबसे बुरी चीज़ मेरे को लगी, सबसे गंदा जो मुझे लगा वो लगा इंटरफेस, जो कि हिंदी और इंग्लिश एक साथ शो हो रहा था। और डीआई में भी और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में भी स्क्रॉल करना पड़ रहा था बार-बार। और 2 से 3 सेकंड ले रहा था वो स्क्रॉल होने में भी। शायद नेटवर्क का इशू था या जो भी था, सर्वर इशू। तो अगर मैं बात करूँ रीज़निंग की, तो मेरे 30 अटेम्प्ट हुए हैं सिर्फ़। और पेपर में ना सिलोजिज़्म था, ना इनइक्वालिटी था, ना कोडिंग डिकोडिंग था। तो जिस वजह से काफ़ी बुरा लगा मुझे। और पज़ल थे और अल्फ़ान्यूमेरिक के क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन। तो जो कि मैंने करे हैं, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन फिर भी छोड़ दिए थे। तो जैसे ही रीजनिंग ख़त्म हुआ तो मेरा क्या था कि मैं पहले से सोच के गया था कि मैं रीजनिंग में 35 करूँगा। और नॉर्मली मैं मॉक में कर लेता था 35। तो मेरा जब 30 गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था उस टाइम पे। मुझे लगने लगा कि लोगों ने तो 35 कर लिए होंगे। तो उसके बाद जैसे क्वांट आया, तो क्वांट में एक केसलेट था। और केसलेट आसान था, ये सामने पे है केसलेट, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी था। और इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एग्जैक्टली इसमें क्या क्या दिया था। और मैंने लिखा भी है यहाँ पे, और मैं इसे समझाऊंगा भी आपको। तो आप लोग बताना क्या ये पेपर में होना चाहिए था, या फिर अगर आपका थर्ड शिफ्ट में था तो आपसे बना या नहीं बना। तो इसे मैं शुरू करता हूँ केसलेट को। इसमें ये दिया था कि ए और बी दो चीज़ें थी, और 2019 और 2020 का डेटा दिया था। मतलब कि 4 वैल्यू निकालनी थी हमने, ए का 2019 का डेटा, 20 का, और बी का 2019 का और 2020 का। और ये सारी वैल्यू दिए थे इसमें। जैसे ये दिया था कि जो ए और बी का जो 2019 का टोटल है, और जो ए का 2019 है, ये इसका 1/3 है, तो ये 3x है, तो ये x है। और इन दोनों का रेशियो दिया था 8y और 7y। और ये वैल्यू दी थी 120। और ये दिया था x माइनस 8y बराबर 40। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि इक्वेशन बनेंगी, और ये वैल्यू गिवन नहीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी। और ये ट्रिकी क्यों था मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर हम ऐसे नॉर्मली सोचें तो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं होंगी, क्योंकि इसमें ना एक इक्वेशन बन रही है, एक ही इक्वेशन बन पा रही है। लेकिन इसमें ट्रिक ये थी कि जैसे देखो, ये x है, ये 3x टोटल है, तो ये 2x होगा। ये 2x होगा ना, बी का जो 2019 का डेटा है ये 2x होगा, क्योंकि अगर ये टोटल 3x है, ये x है, तो ये 2x होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया था x माइनस 8y। तो x और 2x का डिफरेंस दिया था, मतलब कि x बराबर 40 आता, तो ये वैल्यू 40 आती। और ये वैल्यू फिर 80 आ जाती, और ये 120 आ जाता है यहाँ पे। और अगर ये 80 होती तो ये 70 आ जाती, और ये 120 टोटल दिया है, तो ये 50 आ जाती। तो इसमें ये ट्रिक थी कि यहाँ पे हमने सोचना था कि ये 2x है। और उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं आया, और मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया इसमें, लगभग 4-5 मिनट से ज़्यादा ही लगाए। क्योंकि मैंने 2-3 बार रीड किया ऐसे, मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं गया, या फिर मैं क्या समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा ईगो में ले लिया था। एंड जो सिंप्लीफिकेशन था उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, और वो फ्रैक्शन वाला था। और एक दो क्वेश्चन छोड़े सिंप्लीफिकेशन के भी, क्योंकि लेंदी लग रहे थे मुझे वो। और मेरी शिफ्ट में 5 रॉन्ग नंबर सीरीज भी आई थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आसान थी, मैं टफ नहीं कहूँगा उन्हें। और मैंने 4 क्वेश्चन बनाए थे, वो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मेरे समझ में नहीं आया। और एक क्वेश्चन रहता ही है टफ। तो मेरी ये गलती रही कि मैं बार बार केसलेट में आया। और केसलेट में आने से ये हुआ कि मैं अर्थमेटिक, अगर मैंने अर्थमेटिक करा होता तो मेरे अटैम्प्ट बढ़ जाते। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसके 5 क्वेश्चन हैं और मुझे यही करना चाहिए। तो अगर ये बन जाता तो मेरे 5 क्वेश्चन और बढ़ जाते, और फिर मैं नंबर सीरीज और वो जो सिम्प्लीफिकेशन छोड़ा था मेरा, वो भी बन जाता। क्योंकि ये पहले अटैम्प्ट में नहीं बना मेरा, उसके बाद मैंने इसे छोड़ा, स्किप करा। फिर मैं दोबारा आया, फिर मैं तिबारा भी इसी में आया। मैंने कहा क्यों नहीं बन रहा है, और मैंने इसको ईगो में ले लिया। और 5 से 6 मिनट इसमें वेस्ट किए। तो जिस वजह से मेरा पेपर ख़राब गया। और इससे ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब एग्ज़ाम प्रेशर में आप नहीं कर पाओगे कि ये 2x लेना है। उस टाइम पे स्टक मतलब आया ही नहीं दिमाग में कि इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये 2x है। ऐसा लग रहा था कि ये x माइनस 8y है। तो इस वजह से मेरा मैथ भी ख़राब हुआ। तो जैसे ही मैथ भी ख़राब हुआ, तो फिर मुझे मतलब इतना बुरा लगा उस टाइम, मुझे लग गया था कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। और फिर उसके बाद इंग्लिश आया, तो इंग्लिश में मेरे काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए।
और इंग्लिश में कम अटैम्प्ट का रीज़न यही था कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था पेपर देने का, कि मैथ मैंने कैसे ख़राब कर लिया और मेरा नहीं होगा। तो इंग्लिश में मेरे कम अटैम्प्ट भी हुए हैं और इंग्लिश मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग भी लगा। और ऑलिव बोर्ड के मॉक का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था इंग्लिश का। एक सिनोनिम्स का जो वर्ड था वो पॉइंट था, पॉइंट का सिनोनिम्स बताना था। तो स्टेज आ रहा था उसका, स्टेज ऑफ टाइम करके था। तो और उसके बाद एक पैराडॉक्स का एंटोनिम पूछा था आई थिंक, तो वो भी मेरा सही हो गया था। और एक फिलर भी था आरसी में, आरसी के 10-11 क्वेश्चन थे। पैराजंबल भी था, पैराजंबल का जो स्टार्टिंग का आ रहा था वो सी और ई आ रहा था, और उसके बाद मेरे को कन्फ्यूजन था, तो मैंने इतना ही करा और ये मेरा सही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करा है कि सी है पैराजंबल का। और अगर आप लोगों का भी थर्ड शिफ्ट में है तो आप लोग बताना कि आपका सी स्टार्टिंग था या नहीं था। और काफ़ी लोग मुझसे इंग्लिश का पूछ रहे थे कि इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो सारे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिनोनिम्स, पॉइंट का सिनोनिम पूछा था, स्टेज आ रहा था, और पैराडॉक्स का एंटोनिम पूछा था। तो अभी तो मुझे ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन वो श्योर हो रहा था कि यही है उसका। और एक फिलर का क्वेश्चन भी था उसमें, और पैराजंबल था, और पैराजंबल लेंथी था काफ़ी, मतलब कि एक सेंटेंस जैसे ए बी सी डी ई थे, तो ए जो था उसमें 3-4 लाइन का था वो, और बी भी 3-4 लाइन का था, तो बड़ा सा मतलब पैसेज था, और स्क्रॉल करना पड़ रहा था वो भी। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। तो इसका सी ई मैंने करा, और उसके बाद मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया इसमें, और इतना ही मैंने करा है। और 5 क्वेश्चन एरर डिडक्शन के थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सिंपल था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे था, और एक दो क्वेश्चन प्रीपोजिशन के थे, और एक में नो एरर भी आ रहा था मेरा। और 5 क्वेश्चन थे वर्ड स्वैप के, और वर्ड स्वैप भी आसान था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा मुझे उसमें, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था मेरे उसमें, तो लेकिन आसान था, वो बन गया था, बन गया था, वो उतना टफ नहीं था। तो पैराजंबल था, वर्ड स्वैप भी था, एरर डिडक्शन भी था, और आरसी था, और वर्ड यूजेज भी थे। सेव वर्ड दिया था, सेव। तो सेव वर्ड का वर्ड यूजेज में था, और आई थिंक एक दो वर्ड और थे, लेकिन इजी था वर्ड यूजेज, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये था इंग्लिश का पूरा एनालिसिस। और अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो 15 सिंप्लीफिकेशन के थे क्वेश्चन, और एक केसलेट था, और अर्थमेटिक था, और रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। तो लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे आसान लगा, मतलब मैंने 4 क्वेश्चन किए थे और जल्दी जल्दी बन गए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज का लॉजिक जैसे कि इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 ऐसे करके भी थे, और इंटू 2+1, इंटू 3+1, इंटू 4+1 करके भी था एक। तो और एक स्क्वायर वाला भी था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज बन गया था, आसान था, मुझे आसान लगा। और रीजनिंग में तो आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें नहीं थी, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और ये सब। तो आई नो मेरा पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट ऑल दो कम है, तो और लोग करके आ रहे हैं अटैम्प्ट, तो 80+ कट ऑफ तो श्योर शॉट मान के चलो। लेकिन थर्ड शिफ्ट को थोड़ा टफ बता रहे हैं लोग, और मैंने रिव्यू भी देखे थे यूट्यूब पे, तो थोड़ा टफ ही बता रहे हैं ऐसे, लेकिन बच्चे फिर भी करके आए हैं अटैम्प्ट। तो मेरा सिर्फ यही हुआ कि रीजनिंग में कम अटैम्प्ट होने के बाद ये था कि मेरा ये था कि 35 करने हैं मुझे, तो पहले से सोच के मत जाओ कि मुझे इतने अटैम्प्ट करने हैं, बस अपना बेस्ट देना है। और अगर आपके रीजनिंग में 30 हुए हैं, उसके बाद भी अगर आप यहाँ अच्छा कर लेते हो नीचे, तो आपका पेपर ईजिली निकल सकता है, क्योंकि 100 में से 100 कट ऑफ तो जाएगी नहीं ना, 100 में से 80 तो जाएगी कट ऑफ, या 85 जाएगी। और इस बार मेरे को लेवल थोड़ा सा लगा, इतना ईजी नहीं था मतलब मेरी शिफ्ट में। तो यही था मेरा रिव्यू टोटल। और तो मैं क्या ही कहूँ, ये है कि आप घर पे कैसा भी परफॉर्म कर लो, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर में और किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो उसे, अगर टाइम वेस्ट कर भी दिया तो छोड़ दो। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को, अगर मैं दोबारा नहीं आया होता इसमें, तो मेरे अर्थमेटिक के 3-4 क्वेश्चन बन गए होते, या फिर मैंने वो सिंप्लीफिकेशन का जो छोड़ा था वो बन जाता मेरा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। और इंग्लिश में आते आते ये था कि मुझे लगा कि नहीं होगा, तो फिर मैंने इंग्लिश ऐसे ही दिया, और मैंने कम ही अटैम्प्ट रखे इंग्लिश में। मैंने सोचा कि मैं एक्यूरेसी चेक करता हूँ, तो आई थिंक मेरे 20 के आसपास अटैम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में भी। तो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करे, जिसमें मैं श्योर नहीं था उनको मैंने छोड़े इंग्लिश के। और आप लोगों का अगर पेपर इसके बाद है, 26 को है, तो आप लोग यही करना, अटैम्प्ट दूसरों के अटैम्प्ट देख के ये मत सोचना कि लोग 90 करके आ रहे हैं, 95 करके आ रहे हैं। अटैम्प्ट मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है एक्यूरेसी। और जिन्होंने 90 करे हैं, जिन्होंने 95 करे हैं, हमें पता नहीं है ना कि उसकी कितनी एक्यूरेसी है। करने को तो मैं 95 भी कर दूंगा, 95 भी कर दूंगा, 100 भी कर दूंगा, लेकिन कितने सही हैं वो मैटर करता है एग्जाम में। तो दूसरों के अटैम्प्ट देख के बिल्कुल मत घबराना।
और पेपर का जो इंटरफेस लगता है वो काफ़ी बुरा लगता है मुझे। वहाँ पे स्क्रॉल करने में भी टाइम लग रहा था, बार-बार हर क्वेश्चन पे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। अल्फ़ा न्यूमेरिक के 10 से 12 क्वेश्चन थे, बार-बार स्क्रॉल स्क्रॉल करो, और हैंग टाइप का भी कर रहा था वो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मॉक में जैसे नॉर्मली स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। तो जो लोग मॉक देते हैं, आप लोग मॉक में जो जैसे जो लोग लैपटॉप में देते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीन जूम कर लेना आप क्रोम मेरा ब्राउज़र से खोलते होगे तो 125 कर लेना। उसमें विड्थ और हाइट करके दिया होता है। 125 में जूम करके दिखाता है वो, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है हमें। तो स्क्रॉल की आदत डालो, क्योंकि एग्ज़ाम में स्क्रॉल करना ही है। और एसबीआई में भी हिंदी इंग्लिश एक साथ आ रहा था, जैसे आरआरबी में आता है। तो यही थी मेरी वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो जैसे मेरा एसबीआई पीओ है अभी प्री, और मैं इसकी मेंस की तैयारी भी करूँगा ऑल्दो। तो आज से मैंने सोच लिया है कि मैं बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करूँगा, और मॉक में कोशिश करूँगा कि मेरी 100% एक्यूरेसी रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही काम आती है। और तो मैं और दूसरी चीज़ ये, जो ऑलीवुड के मॉक हैं, वो मैं तो नहीं दूंगा आज के बाद, क्योंकि मैंने फील किया जो एसबीआई क्लर्क का पेपर, तो मुझे वो एसबीआई क्लर्क का जो ऑलीवुड का जो मॉक है, उसका लेवल बिल्कुल भी नहीं लगा। वहाँ मेरे इंग्लिश में नॉर्मली 20 से 25 मार्क्स आ जाते थे इंग्लिश में, और सबके ही आ जाते थे उतने, लेकिन इतना ईजी नहीं आया था इंग्लिश। मैं खुद फिलर में भी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। और कभी कभी मेरे मतलब इतनी भी बुरी नहीं है मेरी इंग्लिश। तो इंग्लिश में मुझे कन्फ्यूजन लग रहे थे ऑप्शंस, जैसे फिलर के भी थे, उसमें डाउट हो रहा था 2 ऑप्शन में कि ये है कि ये है। कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा इंग्लिश। तो अगर आप लोगों का पेपर बाद में है, तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है मेरी तरह, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बस ये है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है। और मैंने इस पेपर से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, तो उसे मैं आगे इम्प्लीमेंट करूँगा। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जिनका पेपर बाद में है। और जिनका हो चुका है, जिनके कम अटैम्प्ट भी हैं, 70 हैं, 75 हैं या 80 भी हैं, तो आप लोग मेंस का भी करो। और जिसको लगता है कि मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा, मतलब प्री क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग पीओ प्री पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेंस करोगे भी तो कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि मेंस की तैयारी तो करनी है हमने ना, और प्री की तैयारी तो ऑलरेडी है हमारी। तो मैं तो ऐसे करने वाला हूँ कि एक दिन मैं पीओ प्री करूँगा पूरा, और एक दिन मैं एसबीआई कलर का मेंस करने वाला हूँ। तो कल से मैं मॉक भी दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा मार्क्स। और मैं गाइड लिख के दूंगा, मॉक गाइड लिख के, या फिर पीएम के, या फिर एसके के दूंगा। हॉलीवुड के तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और मॉक में मैंने सोचा है कि मैं इंग्लिश में भले ही 10 करूं या 12 करूं, लेकिन मैं श्योर वाले ही करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मेरी हर मॉक में 100% एक्यूरेसी आए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।